हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव प्रजापत। श्रीकर्णी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, जो मैथमेटिक्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक्स है और बहुत ज़्यादा नंबर वाला टॉपिक्स है, जिसका एग्जाम में 9 to 10 मार्क्स के आते हैं। अब से इससे पहले तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाना कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, उसके साथ साथ हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जो फॉर्मूले हैं उनको बहुत ईजी तरीके से सीखा कि हमें वो जो 6 फॉर्मूले हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं है। हमने उनकी एक राइमिंग बनाई थी। आप राइमिंग की हेल्प से आपने उनके 6 फॉर्मूले याद किए थे। इसके साथ साथ उन 6 फॉर्मूलों को याद करने की और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई थी कि किस समय कौन सा आएगा और उसके अपोजिट कौन सा आएगा, ये सब हमने देखा था। इसके साथ साथ हमने 8.1 का जो पहला क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया था और ये भी देखा था कि हमने उस क्वेश्चन को किस तरह टेकल करना है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो किस ढंग से आएगा। और मैंने आपको बोला था कि जो हमारा जो एंगल है थीटा, उसके बारे में अभी आप कंफ्यूजन मत होइए कि एंगल थीटा होगा तो क्या होगा, सर वो मेजरमेंट किया था तो उसका कैसे हम आंसर निकालेंगे, वो सब हम सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये तो आना चाहिए कि हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को अप्लाई कैसे करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जो फॉर्मूले हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात के जो फॉर्मूले हैं, उनको अप्लाई कैसे करते हैं। अप्लाई होने के बाद तो हम बहुत इजीली तरीके से सीखेंगे कि यदि उसके अंदर जो थीटा का मान है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है, इसको मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंगलोमीटर का यूज करके, मतलब दोनों के बीच का एंगल मेजर करके हम उसकी हाइट को डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं। तो हमने ये सब सीखा है। तो हमने ये मैंने ये भी बताया था कि वो एंगल आता है और वो एंगल हम सीखेंगे कि इस एंगल आने के बाद उन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू कैसे चेंज होती है, ये सब देखेंगे। लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 8.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें सिखाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को अप्लाई कैसे करते हैं। तो चलते हैं इस सीरीज में आगे और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के कुछ एग्जांपल देखते हैं 8.1 से। हमने एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन देखा था, इसके बाद मैं अब एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूं। अब दूसरा क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत शानदार है। देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि उसके अंदर हमें एक ट्राइंगल के बारे में बताया गया था। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर बोला था कि बी हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल ए पे आप बताइए उसकी लेंथ हाइट क्या होगी, एंगल सी पे बताइए उसकी लेंथ और हाइट क्या होगी, मतलब उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, या कॉस थीटा टेन थीटा ये सब बता दीजिए। लेकिन आज थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इस बार क्वेश्चंस में आपको ट्राइंगल के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया, सीधा ये बोल दिया गया है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। बस इतना सी बात की गई है कि साइन ए की जो वैल्यू है वो 3/4 है, तो आपको कॉस ए और टेन ए निकालना है। बस इतना सा देखा, यदि साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। बस ये छोटी सी चीज दे रखी है आपको, ना तो ट्राइंगल के बारे में बताया गया है और ना ही बोला गया कि ट्राइंगल में 90 डिग्री कौन सा है या 140 डिग्री कौन, जो भी एंगल्स के बारे में नहीं बताया कि आपको कौन सी जगह पे खड़ा रहना है, ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब सिंगल लाइन क्वेश्चन होते हैं, ये जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ये 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जो आपके सिंगल लाइन क्वेश्चंस आते हैं ना पार्ट ए के, तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें इन क्वेश्चंस में भी पूरे में से पूरे मार्क्स लाने हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो सिंगल लाइन क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर आपको किसी भी प्रकार की लैंग्वेज नहीं देके आपसे पूरा क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो उस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे टेकल करते हैं और उनमें जो मार्क है वो कैसे लेके आते हैं। तो यहाँ पर अब हमें दिया क्या क्या है, हम उस चीज पर फोकस करते हैं। देखिए, हमें दिया है साइन ए की वैल्यू 3/4 दे रखी है, मतलब 3/4 दे रखी है। क्लियर है आप सभी को। इसका मतलब देखिए, हमने सबसे पहले देखा कि ये जो साइन है, ये तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, लेकिन ये जो ये ए है, ये हमारा क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगल, जिसे हम थीटा बोलते हैं या फिर हिंदी में बोले तो कोण बोलते हैं। तो ये जो कोण है, ये कोण ए है। इसका मतलब कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल रहा होगा, जब भी तो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा लगते हैं। मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कराई थी तब मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ये ऑलवेज एंड ऑलवेज केवल राइट एंगल ट्राइंगल पे ही एप्लीकेबल है। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ पर क्यों प्रेफरेंस किया है, क्योंकि जो भी चीज हमारी खड़ी रहती है, यदि कोई भी चीज आप स्टैंड कर लीजिए, चाहे आपके पास आपकी टीवी हो या चाहे बिल्डिंग्स हो, वो सब कौन सी डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पे होती है। तो इसलिए यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल को ही प्रेफर किया जाता है। क्लियर है आप सभी को। तो यहाँ पर एक तरीके से ये बोल दिया गया है कि यहाँ पे साइन ए कॉस ए यूज किया है, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, उसने बोला नहीं है, लेकिन हमें ये पता चल चुका है कि यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये मैंने 90 डिग्री बना दिया। अब देखिए बात क्या होती है कि हमें यहाँ दे रखा है साइन ए, मतलब ए दे रखा है, इसका मतलब हम कहाँ खड़े हैं,
ए पे खड़ा है। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में भी बताया था कि यदि साइन के पीछे जो भी एंगल आए, साइन के पीछे जो भी कोण आए, हम वहां पर खड़े रहते हैं और उसके अनुसार देखते हैं कि सामने वाली दीवार हमारे कौन सी परपेंडिकुलर कहलाएगी या लंब कहलाएगी, हम जहाँ खड़े हैं वो बेस कहलाएगा। ये सब बाद में डिसाइड किया जाता है, पहले एंगल डिसाइड किया जाता है कि हमें एंगल कौन सा मानना है। तो यहाँ पर एंगल ए की बात की गई है, तो मैं यहाँ पर एंगल ए रख देता हूँ। मेरे को बहुत आसानी होगी कि एंगल ये रखूंगा तो यहाँ पर मेरी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगी। क्लियर है आप सभी को? तो अब मैंने यहाँ पर देखा, मैंने यहाँ पर रखा है ए, इसका मतलब बाकी जो बच गई है ये बी हो चुका है और ये सी हो चुका है। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सिर्फ नहीं बताया था, कुछ भी नहीं बताया था हमने, तो भी अपने अनुसार डायग्राम बना लिया है, क्योंकि डायग्राम से हमें क्या होता है, इजीनेस हो जाती है किसी भी काम को करने के लिए। तो आगे से हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होंगे या फिर हम ज्योमेट्री से रिलेटेड होंगे, वहां पर हम डायग्राम को प्रेफर करेंगे, क्योंकि डायग्राम हमें उस जो क्वेश्चंस है उसको इजी बना देता है थोड़ा सा। तो अब चलते हैं हम आगे। देखिए हमें गिवन क्या है, सबसे पहली जो चीज है वो हमारी है गिवन, मतलब हमें ज्ञात क्या क्या है। हमें ज्ञात है साइन ए की वैल्यू ज्ञात है, साइन ए की वैल्यू है 3/4, ठीक है, 3/4। अब देखिए हम अपने फॉर्मूले की तरफ चलते हैं कि साइन ए होता क्या है। तो साइन ए होता क्या है, देखिए यदि मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो लिखा होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से होता है। ओके, और इंग्लिश हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है। ये आप सभी को ध्यान है, मैं आपको एक बार फिर से राइमिंग याद करा देता हूँ। लाल बटे कक्का होता है और यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले राइमिंग होती है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा साइन कौन सा होता है, पहला वाला हमारा क्या होता है, साइन होता है। तो क्या होता है, P अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है, और हिंदी में बात करें तो लंब बटे कर्ण होता है। क्लियर आप सभी को? तो हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू दे रखी है, तो हमें कोई बात नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू दे रखी है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया था, किसके यूज से, हमने साइन ए की हेल्प से बनाया था। अब देखिए साइन ए में हमें परपेंडिकुलर दे रखी है 3 या फिर 3। तो ये देखिए यहाँ पर मैं एंगल ए बना देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं खड़ा तो यहाँ पे हूँ, तो एंगल ए इसको बनाया है। तो इसके जस्ट सामने वाली जो लेंथ है वो मेरे लिए क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया हमें इसकी क्यों परपेंडिकुलर मानते हैं। तो फटाफट इसकी वैल्यू लग देते हैं, यहाँ पर रख दी मैंने 3। अब क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होती है, ये जो सबसे बड़ी लेंथ होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, वो हमारी हाइपोटेनियस कहलाती है, कर्ण बोलते हैं। तो ये कर्ण की वैल्यू हो गई है 4। क्लियर है आप सभी को? अब रहा बेस, मतलब हमारा जो बेस है वो हमें बेस निकालना है। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ x अभी के लिए बेस को, ठीक है, क्योंकि अब हमें बेस नहीं पता है। लेकिन हमारे जो राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे फेमस फॉर्मूला है, कौन सा है, पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हम यूज करेंगे और उसको बेस भी निकालेंगे। तो फटाफट इसका बेस निकाल देते हैं। देखिए बेस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में बोलूँ तो क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस मतलब यहाँ दे रखिए 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू P, मतलब परपेंडिकुलर कितनी है यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस बेस हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर हमने बेस को x माना था तो x का स्क्वायर लिख देता है। क्लियर है आप सभी को? अब फटाफट इसका आंसर निकाल देते हैं। देखिए 4 का स्क्वायर हो चुका है 16 इज इक्वल टू, अब देखिए पीछे चलते हैं वापस, देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, 9 को उधर लेके जाते हैं और एक्स स्क्वायर को उधर रखते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, और यहाँ पर आ जाता है हमारा आंसर 7। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, √7। तो x की वैल्यू क्या आई है, √7 आ चुकी है अब हमारी। लेकिन x की है क्या, ये x है हमारा बेस, तो यहाँ पर x क्या है हमारा बेस, तो इसकी वैल्यू आ चुकी है √7। क्लियर है आप सभी को? अब हमें जब इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस मिल चुका है, परपेंडिकुलर मिल चुका है, हाइपोटेन्यूज मिल चुका है, मतलब हमें लंब, कर्ण और आधार मिल चुके हैं, तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें कुछ भी पूछ ले जाए हम बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो फटाफट एक बार राइट एंगल ट्रायंगल को फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं ताकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल का थोड़ा पता चल सके कि हमें क्या पता है। देखिए यहाँ पर हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हमने B माना था, और यहाँ पर हमने A माना है, और यहाँ पर हमने C माना है, और ये हमारे पास 90 डिग्री है। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, हाइपोटेनियस की वैल्यू है यहाँ पर 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3।
हाइपोटेनस की वैल्यू है 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और बेस है √7। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम वापस जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमें cos A tan A पूछा है केवल, लेकिन मैं आपको सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके इस बुक्स में एक्सरसाइज में जिसमें आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पूछे गए, मतलब सभी त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पूछा गया। तो फटाफट एक बार फटाफट निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एंगल ए हो चुका है, क्लियर है आप सभी को। अब देखिए वापस चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। देखिए क्या होता है, PBP HH हर कोले, क्लियर है। यहाँ पर LAL और क्या आता है KKA, क्लियर है आप सभी को। अब देखिए मैं फटाफट निकालने जा रहा हूँ। देखिए साइन ए की वैल्यू, फटाफट बोलिए साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, या फिर हिंदी में बोलूँ तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अच्छा लंब की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, तो यहाँ पे है 3 और कर्ण की वैल्यू है यहाँ पर 4, ठीक है। अब अगला चलते हैं cos A की वैल्यू। अब देखिए एंगल को आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपने एंगल प्री डिफाइन कर लिया A, लेकिन इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको एंगल चेंज करके भी बताया था कि एंगल चेंज हो जाता है तब हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो किस तरह चेंज होता है, हमने ये भी देखा। तो अब यहाँ पर हमारा एंगल चेंज नहीं है, तो फटाफट एंगल चेंज नहीं है तो फटाफट इसका आंसर निकालते हैं। तो ये आता है B/H, और B क्या है हमारा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार की वैल्यू क्या है √7 बटे, और कर्ण की वैल्यू क्या है 4, तो कर्ण तो कभी चेंज होने वाला नहीं है। अब हमें निकालना है tan थीटा, tan A, मतलब tan A की वैल्यू निकालनी है। tan A की वैल्यू क्या है यहाँ पर P/B, P का मतलब क्या है परपेंडिकुलर मतलब लंब, और B का मतलब बेस मतलब आधार, ठीक है। तो अब देखते हैं लंब की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 बटे √7। अब देखिए जब हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गए हैं तो अब क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा करेंगे, क्योंकि हमने जब फॉर्मूले को पढ़ा था, जो हमने 6 फॉर्मूले लर्न करने का तरीका सीखा था, उसके अंदर हमने देखा था कि आप फॉर्मूले को उल्टा कीजिए तब आपका आंसर वो आ जाता है, ठीक है ना। मतलब हमारे जो 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को याद कीजिए, उस फॉर्मूले को उल्टा कीजिए तो बाकी के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बन जाते हैं। तो फटाफट इसका भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बना देते हैं। देखिए cos A की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3/4 लिखा हुआ है, 3/4 लिखा है, इसको उल्टा कर दो फटाफट, 4/3 हो जाएगा, क्योंकि देखा हमने देखा पता कि ऊपर से नीचे पढ़ने पर sin थीटा आता है और नीचे से ऊपर पढ़ने पर क्या आता है cos थीटा। तो अब आगे चलते हैं फटाफट। cos A इसका उल्टा क्या होता है sec A। अब sec A की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है √7/4, तो हम लिखेंगे 4/√7। अब चलते हैं आगे tan का उल्टा cot, क्यों, क्योंकि जहाँ t है उसी के अपोजिट t वाला आएगा, और जहाँ s है उसके अपोजिट क्या आता है c आता है, s के अपोजिट c आता है। जो पिछले लेक्चर्स में नहीं थे या उससे पिछले वाले लेक्चर्स में नहीं थे वो फटाफट लेक्चर्स को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया है कि s के अपोजिट c क्यों आता है और कहाँ पे हमारी मिस्टेक्स होती है। ये हमारे की पॉइंट था जिसे हमें याद रखना है एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या आएगा √7/3, क्लियर है आप सभी को। तो हमने इसके सारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल ली। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको क्वेश्चंस को देख घबराना नहीं है, केवल एक राइट एंगल ट्राइंगल को बनाना है, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस निकालनी है, मतलब कर्ण, आधार और लंब निकालना है। जब आपको कर्ण, आधार और लंब निकाल दिए तो आप उसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछ ले, चाहे cos A पूछ ले या cos B पूछ ले, आप बहुत इजीली तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है आप सभी को। अब चलते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे और क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं। देखिए क्वेश्चन का टाइप चेंज हो चुका है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया गया है। देखिए क्या बदला गया है, यहाँ पर लिखा है गिवन 15 cot A = 8, फाइंड द sin A और sec A। अब देखिए क्वेश्चन पिछले वाला और ये वाला दोनों सेम है, क्योंकि इसमें भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में नहीं दिया गया था कि हमें किससे 90 डिग्री मानना है, किसे हम A मानेंगे, किससे B मानेंगे, कुछ भी नहीं दे रखा है। और इस वाले क्वेश्चंस में भी हमें नहीं दे रखा है, लेकिन दोनों क्वेश्चन कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अब दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन दोनों अलग कैसे हो गए, वापस चलते हैं पीछे वाले क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर केवल क्वेश्चन था sin A = 3/4, sin A = 3/4। अब आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा था कि sin A की वैल्यू 3/4 है, तो आप क्या मानते थे sin A की जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं वो लंब बटे कर्ण होते हैं या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होते हैं। तो आपको दिख रहा था कि परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो 3 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू है जो वो 4 है।
क्लियर है आप सभी को? तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा था, मतलब आपको मेजर दिख रहा था कि यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में चलते हैं वापस, यहाँ पर आपको दे रखा है 15 cot A। अब यहाँ पर कंफ्यूज जाएंगे, कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो 15 है वो मिस प्रिंट हुआ है, नहीं, ये 15 मिस प्रिंट नहीं हुआ है, ये क्वेश्चंस का एक पार्ट है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि ये जो 15 लिखा हुआ है ये मिस प्रिंट का पार्ट है, नहीं, यहाँ पे ये मिस प्रिंट नहीं है, ये क्वेश्चंस का पार्ट है, क्योंकि गिवन तक तो हमारा क्वेश्चन है, उसके बाद ये जो 15 है, जो जहां पे मैंने बॉक्स बनाया है, जहां पर मैंने ये बॉक्स बनाया है, ये एक क्वेश्चन का पार्ट है। तो ये क्वेश्चन का पार्ट है, इसका मतलब हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, हम उसकी तरफ चलते हैं। देखिए 15 cot A की वैल्यू हमें 8 दे रखी है। क्लियर है सभी आपको? ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ना कि cot A इक्वल टू 8 क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो ये मिस प्रिंट नहीं है, इसका बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखिएगा एग्जाम में भी, ठीक है? तो अब चलते हैं आगे। अब ये क्या क्वेश्चन है, हमें तो अपॉन में मिलना चाहिए, तब हम अपॉन में मिलता है तब हम इसको आंसर निकालते हैं। देखिए इससे पहले वाला जो लेक्चर्स थे हमारे, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था, एपी पढ़ाई थी, समांतर श्रेणी के बारे में बताया था। समांतर श्रेणी में मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको बोला था कि जब भी हमारे पास केवल a होता है तो वो a नहीं होता है, वो 1 मल्टीप्लाई a होता है, यस एंड नो? ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि 2a होता है तो वो 2a नहीं होता, वो 2 मल्टीप्लाई a होता है। क्लियर है? मैंने आपको पहले भी बोला था कि कभी भी वेरिएबल और कांस्टेंट, मतलब चर और अचर, दोनों एक साथ जॉइंट में नहीं होते, मतलब जुड़े हुए नहीं होते, उनके बीच में एक ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, ये सब ऑपरेशन लगे हुए होते हैं। क्लियर है आप सभी को? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो 2a है वो 2a में नहीं होता है, वो 2 मल्टीप्लाई a में होता है। और यदि हमें इसकी जरूरत भी पड़ी 2a की, तो हम इसको a प्लस a से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो cot A 15 cot A है, ये 15 cot A एक टर्म नहीं है, ये किस टर्म से लिखा है? 15 मल्टीप्लाई cot A के टर्म में लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 8। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, तो ये क्या लिखा हुआ है? ये 15 मल्टीप्लाई cot A इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, ना कि cot A इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस की। क्वेश्चन हमें क्या पूछना चाहता है और हम आंसर क्या निकालने वाले हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है हमें 15 मल्टीप्लाई cot A इज इक्वल टू 8, ये दे रखा है हमें क्वेश्चन, ठीक है? अब ये जो 15 है ये मल्टीप्लाई में है, हम इक्वल टू किस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड में बन जाएगा। तो ये देखिए cot A इज इक्वल टू 8/15। तो अब हमारा रियल जो क्वेश्चन था वो ये था, ठीक है? हमें जो घुमा के दिया क्वेश्चन ये था, लेकिन अब हमें जो क्वेश्चन मिला है वो ये है cot A इज इक्वल टू 8/15, जो कि हमने जो पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? तो अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, इसके अंदर जो भी चीज़ें पूछी है फटाफट निकालेंगे। देखिए हमें लिखा हुआ है cot A की वैल्यू क्या दे रखी है? cot A की वैल्यू दे रखी है 8/15, तो यहाँ पर हमें cot A की जो वैल्यू दे रखी है 8/15। क्लियर है आप सभी को? अब cot A का मान क्या होता है, तो वापस चलते हैं LA/L/K A के ऊपर, या फिर PBP/H के ऊपर। तो cot A होता क्या है? देखिए ये जो सबसे लास्ट वाला ब्लॉक होता है, इसके ऊपर से नीचे पढ़ने पर तो हमें tan थीटा मिलता है, और tan थीटा में t होता है तो इसके अपोजिट में cot थीटा ही आएगा, जहां पर t है। तो हमें नीचे से ऊपर पढ़ना है इस क्वेश्चन को, तो नीचे से ऊपर पढ़ा तो क्या आया? आधार बटे लंब। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था, आप फॉर्मूला याद करना भूल जाइए, हमें वो 6 फॉर्मूले अलग अलग तरीके से नहीं याद करना है, हमें इस टेबल को याद करना है और राइमिंग को याद करना है, तो आपको इजीली सारे 6 फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है? तो अब हमें क्या दे रखा है? आधार की वैल्यू 8 दे रखी है और लंब की वैल्यू 15 दे रखी है। अब क्या नहीं पता है हमें क्या नहीं पता, हमें कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण निकाल लेंगे, बहुत ईजी है। कर्ण कैसे आएगा, मतलब हाइपोटेनस कैसे आएगी? और यहाँ पर मैं ये बोलूँ तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर दे रखा है। क्लियर है? तो अब क्या निकालनी है मुझे? हाइपोटेनियस निकालनी है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ए दे रखा है, यहाँ पर भी ए दे रखा है, यहाँ पर भी ए दे रखा है। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बहुत इजीली ढंग से बना सकते हैं। देखिए मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, हम यहाँ पे 90 डिग्री बी पे मान लेते हैं। जब क्वेश्चंस में नहीं दे रखा तो यहाँ पर मानना पड़ेगा हमें ए बी को ही,
और यहाँ पर हो रखा है सी, और हम कहाँ खड़े हैं, ए पर खड़े हैं। और इस क्वेश्चन के अनुसार हमें देखिए क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर की वैल्यू, देखिए हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 दे रखी है और बेस की वैल्यू 18 दे रखी है। तो ये हमारे लिए परपेंडिकुलर है तो ये 15 हो गया और बेस की वैल्यू 8 दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। तो निकालते हैं, बेस का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, ये हो गया 64 प्लस ये हो गया 2 2 5। क्लियर है आप सभी को। अब चलते हैं आगे, ये हो गया टोटल 9, ये 6 7 8 और ये हो गया 289। क्लियर है आप सभी को। तो ये हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिल चुका है। क्लियर है। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिल चुका है तो हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी यहाँ से, रूट ऑफ 289। क्लियर है आप सभी को। अब रूट ऑफ 289 किसका होता है ये हमें चेक करना है। एक सेकंड के लिए पॉज करेंगे यहाँ पर आप। ओके तो यहाँ पर हमें जो हाइपोटेनियस मिल चुकी है वो मिली है 17, क्योंकि रूट 89 होता है हमारे पास, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 289 होता है। तो अब हमें क्या मिल चुकी है, हाइपोटेनियस मिल चुकी है 17। क्लियर है आप सभी को। अब तक हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में सब कुछ मिल चुका है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें सब कुछ मिल चुका है तो हम इसके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें साइन ए और सेक ए के बारे में पूछा है तो फटाफट इसका साइन ए और सेक ए निकाल लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर निकालने जा रहा हूँ साइन ए और सेक ए, यहाँ पर मैं निकालने जा रहा हूँ साइन ए की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, अब देखिए परपेंडिकुलर इस क्वेश्चन पे यहाँ पे दे रखा है 15, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने लिख दी है 15 अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू अभी अभी निकाली है हमने 17, तो ये हमारा आंसर हो चुका है 15 अपॉन 17। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है हमें सेक ए की वैल्यू। अब देखिए साइन का उल्टा कॉस सेक होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे ये कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि साइन का उल्टा सेक कर दे, नहीं, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक का जो सेक ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कर्ण बटे लंब, या फिर मैं बोलूँ तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ पर क्या आएगी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हाइपोटेनियस की वैल्यू अभी निकाली हमने 17 और जो बेस की वैल्यू है हमारी यहाँ पर क्या है 8। तो अब हमें इसके कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री बोल के 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछ ले, हम बहुत इजी ढंग से निकाल सकते हैं। क्लियर है आप सभी को। अब चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ जो बहुत मजेदार है। देखिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस को देख के आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंथी लग रहा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ कि क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में जितना ज़्यादा लेंथी होगा वो क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा ईजी होगा, और ट्रिग्नोमेट्री में यदि क्वेश्चन आपका शॉर्ट आया तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि जितना ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस होते हैं ना तो उसको समेटने में आसानी रहती है, मतलब मैं समेटने की बात करूँ तो उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, और जितना शॉर्ट क्वेश्चन आया ना तो उसके अंदर आपको कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन आती रहेगी। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ जाएगी। जब हम वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री इक्वलिटी को सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की असमीकरणों को सॉल्व करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि जितना ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन होगा उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो यहाँ पर आप लेंथी क्वेश्चंस को देख के घबराना छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या दिया है, 3 cot a इज इक्वल टू 4 दे रखा है। क्या दे रखा है, 3 cot a इज इक्वल टू 4। देखिए क्वेश्चन पिछले वाला और ये वाला थोड़ा सा सेम दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी वही मिस्टेक नहीं करनी है कि ये 3 जो है मिसप्रिंट है, नहीं है 3 मिसप्रिंट। तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस है 3 cot a इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, cot a की जो वैल्यू निकालनी है, cot a की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी 4/3, मतलब 4/3 आई है हमें cot a की वैल्यू। अब जब हमें cot a की वैल्यू मिल चुकी है तो अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी पूछ ले हम बहुत इजीली ढंग से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें cot a की वैल्यू पता होती है cot a क्या होता है। तो फटाफट निकाल लेते हैं cot a होता क्या है। देखिए LAL अपॉन KA, या फिर मैं बोलूँ तो PBP अपॉन HB,
बी। अब देखिए मैं ये बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए और एग्जाम में भी आपको इसी ढंग से लिखना है रफ पेपर में और उसके बाद क्वेश्चन करना है, क्योंकि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे या डायरेक्ट कुछ करोगे तो आपकी गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नहीं तो इससे क्या होगा, आपको टेबल याद है तो आप हाथों हाथ उसका राइट आंसर निकालोगे। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एग्जाम में। अब यहाँ पर क्या है, कॉट ए, मतलब हमें क्या निकालना है, आधार बटे लंब, या फिर मैं बोलूँ तो क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल चुका है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर मैं बोलूँ तो आधार बटे लंब की वैल्यू मिल चुकी है। क्लियर आप सभी को। तो अब निकालते हैं इसके बाकी की जो वैल्यू है। देखिए कॉट ए की जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है हमें क्वेश्चंस में 4/3 दे रखा है, और ये हमने लिखा है 4/3, और यहाँ पर क्या है, आधार बटे लंब, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए वापस चलते हैं पीछे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर और आधार बटे लंब, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस निकाल देते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या फिर कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो अब चलते हैं, बेस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, हमें एक्स का स्क्वायर ही पता है, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और ये दोनों मिलके हो गए 25, मतलब x का स्क्वायर। तो x की जो वैल्यू यहाँ से आई है √25 और इसका आंसर होता है 5। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपके आगे काम आएगी, लेकिन आप अभी से ध्यान रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। देखिए क्या होता है, जब हमारे पास x की वैल्यू √25 आती है ना, तब ये जो √25 होता है ये हमें दो वैल्यू देता है। दो वैल्यू कैसे देता है, ये प्लस का 5 और माइनस का 5 भी देता है, प्लस का 5 और माइनस का 5 देता है। कैसे, देखिए यदि मैं प्लस के 5 का स्क्वायर करता हूँ तो भी मेरे पास 25 आता है, मतलब 25 आता है, और यदि माइनस के 5 का भी स्क्वायर करूँगा तब भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, 25 आएगा। इसका मतलब ये हमें प्लस का 5 और माइनस का 5 दोनों देता है। लेकिन हमें यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, और जब डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होती तो हमें ये माइनस का 5 कंसिडर नहीं करना है। लेकिन जब हम बाइनोमियल पढ़ेंगे तब हम इसके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे कि ये √5 जो है ये प्लस का 5 और माइनस का 5 क्यों देता है, और यहाँ पर हमें कौन सा मानना है प्लस के 5 और माइनस के 5 में, जब हम बाइनोमियल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर केवल प्लस का 5 होता है, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि प्लस का 5 होता है, तो हमें यहाँ पर हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है 5। तो जब हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 मिल चुकी है तो फटाफट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत लेंथी है, उससे हमें डरना नहीं है। हमें हाइपोटेनियस मिल चुका है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें मिल चुकी है 5, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाली जो वैल्यू है ये इसके इक्वल होनी चाहिए, बस ये कह रहा है, और नॉट, मतलब हमें चेक करके बताना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल है कि नहीं। अब ये जो बड़ा वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है, इस बड़े वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, और ये जो छोटा वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है, इस छोटे वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, और हमें चेक करना है दोनों बराबर है या नहीं है। कर सकते हैं, बहुत ईजी है। इस छोटे वाले बड़े वाले का एक्सप्रेशन में क्या जरूरत है, हमें 10 की वैल्यू की जरूरत है, तो हमें यहाँ पर कॉट दे रखा है, कॉट का उल्टा करना है तो 10 आ जाएगा। लेकिन इस समय में क्या जरूरत है, कॉस की जरूरत है और साइन की जरूरत है। तो फटाफट कॉस और साइन निकाल लेते हैं। तो देखिए कॉस ए की जो वैल्यू है वो क्या होती है हमारे पास, L/K, मतलब P/H। तो P की वैल्यू यहाँ पर 3 है और H की वैल्यू अभी हमने निकाली 5 है। सॉरी, कॉस ए की नहीं, साइन ए की वैल्यू होती है, साइन ए की वैल्यू हमने निकाली थी, साइन ए की वैल्यू P/H होती है। तो यहाँ पर क्या आती है, P की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/5। अब क्या निकालना है हमें, कॉस ए भी निकालना है, तो हम कॉस ए भी निकाल देते हैं। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, A/K या B/H, और B की वैल्यू अभी हमने निकाली है 4 और H की वैल्यू होती है 5। तो अब हमें सब वैल्यू मिल चुकी है। फटाफट इस एक्सप्रेशन में रखते हैं और आंसर निकाल देते हैं। देखिए फटाफट इस पेपर पे रखते हैं एक्सप्रेशन। देखिए एक्सप्रेशन क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये एक्सप्रेशन हुआ हमारा बड़ा वाला, इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन है। देख लेते हैं, वापस चेक कर लेते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए,
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस पीछे की तरफ। देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर देखिए साइन ए की वैल्यू हमें मिल चुकी है, साइन ए की वैल्यू हमें मिली है 3/5 एंड कॉस ए की वैल्यू मिली है 4/5। साइन ए की वैल्यू मिली है 3/5 एंड कॉस ए की जो वैल्यू मिली है हमें 4/5 और हमें क्वेश्चंस में कॉट ए की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है। तो कॉट ए की जो वैल्यू है यहाँ पर है 4/3। तो यहाँ पर कॉट ए की जो वैल्यू है हमें गिवन है 4/3। फटाफट इस एक्सप्रेशन में आंसर रखते हैं और निकालते हैं इसका आंसर। देखिए ये 1 की जगह 1 रखा माइनस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन मैटर करेगी कि आपको कैलकुलेशन कितनी अच्छी आती है। देखिए कॉट का उल्टा होता है tan, तो कॉट का उल्टा tan होता है, तो इसका जो उल्टा करना 4/3 का उल्टा करना मतलब 3/4। तो यहाँ पे रखा मैंने 3/4 का स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट में रखा। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस यहाँ पर हो गया वापस, तो ये हो गया 3/4 का स्क्वायर इजिकल टू हमें कॉस स्क्वायर निकालना है। तो कॉस की वैल्यू है हमारे पास 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हो गया 3/5 का स्क्वायर। क्लियर आप सभी को। अब फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो चुका है, 4 का स्क्वायर 16 हो चुका है। मैं यहाँ पर एलसीएम लेके डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। यहाँ पर आएगा 16 माइनस 9/4 और नीचे आएगा 16 प्लस 9/4। देखिए मैंने क्या किया है, 3/4 का स्क्वायर किया है और उसको +1 के साथ एलसीएम के साथ लिखा है, बस इतना सा काम किया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है। देखिए 4 का स्क्वायर हो चुका है 16 माइनस 16/25 और यहाँ पर आएगा 9/25। क्लियर आप सभी को। अब देखिए ये 4 और ये 4 कैंसिल हो चुके हैं। उसके बाद में ऊपर बचा 16 माइनस 9। 16 माइनस 9 कर लेंगे तो आपके पास आएगा 7 आंसर, और 16 प्लस 9 कर लेंगे। देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या आ रहा है आंसर, वापस देखते हैं। 16 माइनस 9 आ रहा है, उसका अपॉन करके देखेंगे तो ये 16 प्लस 9 हो चुका है इक्वल टू में। इस तरह देखिए इक्वल टू में क्या आ रहा है, यहाँ पर एलसीएम आ गया 25 और यहाँ पर ऊपर बन जाएगा 16 माइनस 9। तो यहाँ पर एलसीएम में बन जाएगा हमारे पास 25 और ऊपर आ गया 16 माइनस 9। यहाँ तक रखते हैं। ओके 16 माइनस 9 इक्वल टू कितना आता है हमारे पास आंसर 7। और नीचे देखते हैं, नीचे एडिशन करते हैं 16 प्लस 9 हो जाता है हमारे पास 25। ठीक है, और यहाँ पर वापस करें तो 16 माइनस 9 आ गया 7 और यहाँ पर अपन हो गया 25। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल है। जब ये दोनों के एक दूसरे के इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो नॉट है ये नहीं है, हमको आंसर लिखना पड़ेगा ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है, इक्वल है। मतलब ये दोनों जो हमें दे रखे हैं ये एक दूसरे के क्या है, बराबर है। क्लियर आप सभी को। और क्वेश्चन क्या था, 3 cot A = 4। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, और आगे क्या है हमारे पास कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसके ऊपर मैं आपको बात कर रहा था। स्पेसिफिक इस एंगल के ऊपर हम जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आते हैं इसके बारे में सीखेंगे। देखिए क्या कहने जा रहा हूं मैं, हमने देखिए क्या बोला था कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने आपको बोला था कि हमारा एंगल हमें डिसाइड करता है। हमारा ये जो एंगल होता है, जैसे मैं यहाँ पर ए बी लिखता हूँ, यहाँ ए लिखता हूँ और ये सी लिख देता हूँ, तो ये जो एंगल थीटा है, ये हमें डिसाइड करता है कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सी चीज हमारी बेस है। तो आज उसी एंगल के बारे में सीखेंगे। तो आप यहाँ पर आप एकदम हो जाइए कि तैयार कि हम इस एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये एंगल जैसे जैसे चेंज होगा हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज चेंज होंगे। अब मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट की थी, जब ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बोला था कि हमारे पास कुछ माउंटेन्स होते हैं, या फिर मैं कुतुब मीनार की बात का एग्जांपल देके समझाया था। तब मैंने आपको बोला था कि इसके जो पीक पॉइंट होता है और इसका बेस पॉइंट होता है, इन दोनों की लाइन को मिला दिया, और जहां पर मैं खड़ा हूं वहां से मैं क्या करता हूं, उसके पीक पॉइंट को देखता हूं और उन दोनों के बीच का क्या मेजर कर देता हूं, एंगल। और उस एंगल की हेल्प से ही मैंने उसकी क्या निकाली थी, हाइट मेजर करनी सिखाई थी। क्लियर है आप सभी को। तो वो जो एंगल होता है ना, वो एंगल क्या करता है, आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात, उनकी अलग अलग वैल्यू देता है अलग अलग एंगल पे। अभी अलग अलग एंगल कैसे हो सकते हैं, देखिए एंगल हमारे पास क्या होता है, देखिए एक लाइन होती है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एंगल कहाँ तक आता है,
360 तक आता है। क्लियर है आप सभी को? तो ये जो 360 तक एंगल चेंज होते थे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री, ऐसे ऐसे बढ़ते रहते हैं ना। तो ये जो एंगल जो चेंज होते हैं, इसके साथ साथ हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं उनकी भी वैल्यू चेंजेस होती है। और ये चेंजेस कैसे होती है आज हम उसके बारे में देखेंगे। देखते हैं टेबल क्या चीज़ है। पहले आपको मैं टेबल दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास कुछ टेबल होती है। आपने एनसीईआरटी बुक्स में देखी होगी, आरबीएसई बुक्स में भी देखी होगी। हमारे पास कुछ इस टाइप से टेबल होती है। ये टेबल क्या होती है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग एंगल दिए गए हैं आपको। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0, 30, 40, 60 एंड 90 डिग्री। यहाँ पर आपको अलग अलग वैल्यू दी गई है। अब इस टेबल को कैसे रीड करना है और किस तरह आपको आंसर निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होती है। दूसरी चीज, अब एग्जाम में आ जाए इस टेबल से क्वेश्चन, तो हमें टेबल कैसे याद करनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि एग्जाम में हमें टेबल तो दे रखी नहीं होगी, एग्जाम में आपको बिल्कुल टेबल नहीं मिलेगी। इस टेबल के अंदर जो वैल्यू है वो भी नहीं मिलेगी। आपको ये टेबल याद रखनी है। और लेकिन मैं आपको क्या बोलता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री जब तक आपके लिए रहेगी, जब तक मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, तब तक आप ये भूल जाइए कि आपको कोई भी फॉर्मूला याद करना है या आपको कोई भी टेबल याद करनी है। अब ये जो टेबल है, इतनी बड़ी टेबल आपको दिख रही है, यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, इसके साथ साथ यहाँ पे 5 उसके अलग अलग एंगल्स हैं। तो ये जो एंगल्स और उसके साथ टेबल्स हैं, इसको आपको याद नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ आपको याद नहीं करना है। बस जब मैं आपको इसको बनाना सिखा दूंगा ना कि इसको बनाना कैसे है, तो आप खुद 1 सेकंड में इसको बना दोगे और 1 सेकंड में इसकी आंसर निकाल दोगे। क्लियर है सभी को? तो आपको इसे बनाना नहीं है, आपको इसको लर्न भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। बस आपको पढ़ना है कि इसको कैसे करना है और इसको सॉल्व कैसे करना है। और टेबल की रही याद करने की बात, वो मैं आपको करवाऊंगा, उसकी भी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स है। बिल्कुल जैसे हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखे थे, उसकी भी हमने शॉर्ट ट्रिक्स देखी थी। इसकी ढंग से हम भी ये जो टेबल है, इसकी भी हमें शॉर्ट ट्रिक्स है। और ये जो टेबल है वो कैसे काम करती है, मैं आपको आज क्लियर कर लेता हूँ कि टेबल कैसे काम करती है। फिर हम इसके अगले वाले लेक्चर्स में इस टेबल को बनाना सीखेंगे कि ये टेबल बनती कैसे है और उसको बहुत ईजी ढंग से कैसे बनाया जाता है। देखिए एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि थीटा इज इक्वल टू दे रखा है आपको 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको साइन 30 की वैल्यू निकाल दो, बस इतना सा क्वेश्चन आएगा कि यदि दो लाइंस के बीच का जो एंगल्स है, जैसे हमने एक ट्राइंगल बनाया था, उसके बीच का जो एंगल बनाया था ना, एंगल ए, उसकी वैल्यू दे दी इस बार। पिछले वाले क्वेश्चन में एंगल ए को आपको निकालना था, मतलब साइन ए इज इक्वल टू 3/4, 3/4 ऐसा कुछ दे रखा था। तो इस बार आपको बोल रहा है कि एंगल ए को हटा के आपको दे दिया 30 डिग्री है। तो एंगल ए की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री दे रखी है, तो उसका जो मान होता है वो क्या है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। इस ढंग से क्वेश्चन आएंगे। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, तो अब क्या जाना है हमें, साइन के अंदर जाना है। देखिए इस पूरी टेबल में हमें ढूंढना है साइन कहाँ है, तो हमें ये साइन मिल चुका है, ये हमारे पास साइन है। क्लियर है आपका? उसके बाद में जाना है 30 डिग्री के ऊपर, जैसे ये 30 डिग्री है, तो साइन में गया और मैं 30 के पास गया तो मेरे पास ये वैल्यू मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ कहीं पे भी आपको साइन 30 लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब वहाँ पे आपको साइन 30 की जगह हटा के क्या लिखना है, 1/2, 1/2। क्लियर है आप सभी को? अब क्या करना है, जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ, मैं बोल रहा हूँ tan 30 की वैल्यू निकाल दो। इस बार करते 30 हटा के 45 निकाल दो, tan 45 निकाल दो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, tan में जाना है। ये रहा हमारे पास tan a, तो हम यहाँ tan a में पहुंच चुके हैं। इसके बाद जाना है 45, हमें 45 पे जाना है। देखिए ये 0, 30, 45, मतलब हमें tan 45 में जाना है। तो tan 45 की वैल्यू मिल चुकी है हमें यहाँ पर 1, इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या हो गया 1। तो अब आपको एग्जाम के क्वेश्चंस में कहीं पे भी ऐसा लिखा है tan 30, sin 45 या फिर tan 60, cos 30 या फिर sec 30 या cosec 30, ऐसे कुछ वैल्यू लिखी, ऐसे कुछ लिखा है, तो आपको क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है इस टेबल के हेल्प से। बस इतना सा काम है। बाकी क्वेश्चन वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगी। और जहाँ पे रही क्वेश्चन की बात, तो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे कि इस टेबल के अंदर कैसे करना है। और नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम इस टेबल को बनाना सीखेंगे कि ये टेबल बनती कैसे है। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, 8.1 के जितने भी क्वेश्चंस है उसको देखा। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि 8.1 में यदि सिंगल लाइन के जो क्वेश्चंस आ जाए या बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो उसको देखिए घबराना नहीं है, उसको कैसे सॉल्व करना है। और इस टेबल को
जो मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको इतनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ इसको बहुत ज़्यादा इजी तरीके से बनाऊंगा कि आप इस टेबल को कभी भी नहीं रटोगे, बस इसकी शॉर्ट ट्रिक्स से आप इसको टेबल बना दोगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और 8 पॉइंट वर्ड से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस के डाउट्स हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके जो डाउट्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम कर सकें। थैंक यू।